वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में दक्षिण भारत के प्रमुख साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य के एक और महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि शालू वंश के बारे में और उसके आगे के प्रमुख वंश को समझेंगे। देखिए दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक समझ रखा था कि जब मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत चल रहा था तो उसी समय मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या होता है, दक्षिण भारत में एक विजयनगर साम्राज्य का उदय होता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने किया था। विजयनगर साम्राज्य पर कुल 4 राजवंश शासन करते हैं, जिसमें पहला होता है संगम वंश, उसके बाद सालुव वंश, तुलुव वंश और अरावेडु वंश। तो संगम के बारे में हम लोगों ने पूरा पढ़ रखा है, आज अन्य सभी को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। इससे पहले जरूरी सूचना है कि अगर आप पीसीएस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और अभी वर्तमान में होली ऑफर के तहत प्रत्येक कोर्स पर 15% की भारी छूट चल रही है। तो आप जिन भी कोर्स को परचेस करते हैं इस ऑफर के तहत आपको 15% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अब बढ़ते हैं अपने क्लास की ओर। देखिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सालू वंश। देखिए संगम वंश का जो अंतिम शासक होता है विरूपाक्ष द्वितीय होता है। अब इसके बाद सालू वंश की स्थापना होती है। ये छोटा सा राजवंश होता है, 1485 से लेकर 1505 तक चलता है। इसकी स्थापना सालू नरसिंह के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ तथ्य दिए गए हैं जो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आ सकते हैं। सालू वंश का संस्थापक सालू नरसिंह था। सालू नरसिंह सालू वंश का सर्वाधिक योग्य शासक था। सालू नरसिंह ने तुलु प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसने घोड़े के व्यापार को पुनः आरंभ किया। 1490 ईस्वी में सालू नरसिंह की मृत्यु हो जाती है। ये सबसे योग्य शासक होता है। जब इसकी मृत्यु हो जाती है फिर कोई भी योग्य नहीं आता है, जिसके कारण ये वंश बहुत जल्दी समाप्त हो जाते हैं। सालू नरसिंह के 2 पुत्र थे, तिम्मा व इम्मडी नरसिंह। उसकी मृत्यु के बाद दोनों पुत्र अल्पायु के थे। मतलब जब इसकी मृत्यु होती है तो दोनों पुत्र क्या होते हैं, कम आयु के होते हैं। अतः सालू नरसिंह का सेना नायक नरसा नायक उनका संरक्षक बन जाता है। तो इसके पुत्रों का संरक्षक बनता है नरसा नायक। नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक इमाडी नरसिंह की हत्या कर वंश परिवर्तन कर दिया। तो नरसा नायक का पुत्र होता है वीर नरसिंह। ये क्या करता है, सालू वंश का जो अंतिम राजा होता है इमादी नरसिंह होता है, इसकी हत्या कर देता है और वंश में परिवर्तन कर देता है। आगे द्वितीय बला प्रहार द्वारा सालू वंश का पतन हुआ और तुलु वंश की स्थापना हो गई। तो जो नरसा नायक है इसी के पुत्र तुलु वंश की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब तुलु वंश 1505 से लेकर 1565 ईस्वी तक चलता है। वीर नरसिंह इसके संस्थापक होते हैं। दिया तुलु जो है ये विजयनगर साम्राज्य का तीसरा राजवंश था। वीर नरसिंह तुलु वंश का संस्थापक होता है। तो तुलु वंश की स्थापना किया था वीर नरसिंह ने। वीर नरसिंह ने भुजबल की उपाधि धारण की थी। तो उपाधि महत्वपूर्ण है। भुजबल की उपाधि किसने धारण की थी, तुलु वंश के संस्थापक वीर नरसिंह ने। पुर्तगालियों ने उसे बुश बलराव नाम दिया था। तो पुर्तगालियों ने इसे बुश बलराव नाम दिया था। वीर नरसिंह ने विवाह कर को हटाकर एक उदार नीति आरंभ की। 1509 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई और इसके बाद इसका छोटा भाई कृष्ण देवराय शासक बनते हैं। तो 1509 में क्या होता है, वीर नरसिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद इसका छोटा भाई होता है कृष्ण देवराय, वो शासक बनता है। कृष्ण देवराय 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक शासन होते हैं। कृष्ण देवराय 1509 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कृष्ण देवराय संपूर्ण विजयनगर के शासकों में सर्वाधिक योग्य शासक था। तो कृष्ण देवराय सबसे ज्यादा योग्य शासक होते हैं। आंध्र भोज, अभिनव, आंध्र पितामह, यवनराज, स्थापनाचार्य, विष्णुचित्र, तेलुगु भोज आदि इसकी उपाधियां। तो देखिए उपाधि काफी अधिक है, आपको याद रखना है। आंध्र भोज ये महत्वपूर्ण है। अभिनव हो गया, आंध्र पितामह हो गया, यवनराज है, स्थापनाचार्य, विष्णुचित्त हो गया, तेलुगु भोज, ये सब इसी की उपाधियां हैं। कृष्णदेवराय का समकालीन उड़ीसा का गजपति नरेश प्रताप रुद्र था। तो समकालीन में ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य होता है, याद रखना होता है, क्योंकि कई बार पेपर में डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं कि किसके समकालीन कौन होते हैं। तो इस समय उड़ीसा का जो गजपति नरेश था वो प्रताप रुद्र था। कृष्णदेवराय ने उसे अनेक बार पराजित कर कोंडवीडु दुर्ग, बेजवाड़, कोंडपल्ली और राजमुंद्री पर अधिकार कर लिया था। कृष्णदेवराय ने 1512 ईस्वी में रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। कृष्णदेवराय ने बहमनी सुल्तान महमूद शाह द्वितीय को भी बीजापुर और बीदर की कैद से मुक्त कराया था। तो
बहमनी और मतलब यहाँ पे देखिएगा बहमनी शासक जो होता है सुल्तान महमूद शाह, इसे बीजापुर और बीदर की कैद से इसने मुक्त कराया था। इसी के उपलक्ष्य में उसने यमन राज स्थापनाचारी की उपाधि धारण की थी। पुर्तगाल गवर्नर अल्बुकर्क के फादर लुई को दूत बनाकर कृष्णदेवराय के दरबार में भेजा जाता है ताकि वह भटकल में किला बनवाने की अनुमति ले सके। तो देखिए जो अल्बुकर्क है इसने क्या किया, फादर लुई को क्या किया, दूत बना करके भेजता है इनके दरबार में। तो ये भी महत्वपूर्ण है कि फादर लुई किसके दरबार में आए थे, तो कृष्णदेवराय के दरबार में आए थे। कृष्णदेवराय ने 1512 ईस्वी में रायचूर और गुलबर्गा के किले पर अधिकार कर लिया था। व्यासराज कृष्णदेवराय के राजगुरु थे। देखिए व्यासराज ये इनके राजगुरु थे, ये भी पॉइंट महत्वपूर्ण है। कृष्णदेवराय ने अपने प्रसिद्ध तेलुगु ग्रंथ, यहाँ पे तेलुगु होगा, ये टाइपिंग की मिस्टेक है, ग्रंथ आमुक्तमाल्यद में अपने राजनीतिक विचारों व प्रशासकीय नीतियों की विवेचना की थी। संस्कृत में कृष्णदेवराय ने जामवती कल्याणम ये नाटक है, उषा एवं अनिरुद्ध की प्रेम कथा पर उषा परिणय एवं मदालसा चरित्र आदि का लेखन किया है। तो इसने मतलब कई संस्कृत भाषा में कई नाटक और किताब कहानियां भी लिखी है। कृष्णदेवराय का शासन तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। उसके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो अष्टदिग्गज ये कृष्णदेवराय के दरबार में रहा करते थे। कृष्णदेवराय ने हजारा मंदिर, विट्ठल स्वामी, चिदम्बरम मंदिर इन सब का निर्माण करवाया। 1529 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जरूर याद रखिएगा, विट्ठल स्वामी मंदिर ये कई बार पूछा गया कि इसका निर्माण किसने करवाया, कृष्णदेवराय ने। अब अगला वंश आता है अराविडु वंश। तो अराविडु वंश 1570 से लेकर 1652 ईस्वी तक चलते हैं। अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी। 1570 ईस्वी में पेनुगोंडा को राजधानी बनाकर तिरुमल क्या होता है, शासक बनाए। तिरुमल ने पतनशील कर्नाटक साम्राज्य के उद्धारक की उपाधि धारण की। जो कर्नाटक साम्राज्य पतन की ओर था उसका उद्धार करने के लिए इसने साम्राज्य की स्थापना की थी। श्रीरंग प्रथम तिरुमल का ज्येष्ठ पुत्र था। उसकी मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठता है। श्रीरंग प्रथम का कोई पुत्र नहीं था। 1585 ईस्वी में मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई वेंकट द्वितीय शासक बनता है। यह अराविडु वंश का महानतम शासक था क्योंकि यह विजयनगर साम्राज्य को अक्षुण्ण रखने में सफल रहा था। इसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था। उसके बाद अपना मुख्यालय पेनुकोंडा स्थानांतरित कर देता है। तो देखिए जो अराविडु के संस्थापक होते हैं तिरुमल होते हैं। अब तिरुमल का जो बड़ा पुत्र होता है उसका नाम होता है श्रीरंग प्रथम। श्रीरंग प्रथम का कोई पुत्र नहीं होता तो उसका छोटा भाई वेंकट द्वितीय गद्दी पर बैठता है और ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे मतलब ये अराविडु वंश में सबसे महान माना जाता है। आगे 1614 ईस्वी में वेंकट द्वितीय की मृत्यु हो गई। इसके पश्चात श्रीरंग द्वितीय एवं रामदेव क्रम से शासक बनते हैं। तो ये प्रमुख मतलब विजयनगर साम्राज्य के बारे में रहा जिनमें हम लोगों ने 2 क्लासेस में इसको डन कर लिया। अब कुछ यात्री आते हैं इनके दरबार में जो कि इंपॉर्टेंट है। विजयनगर के काल में कुछ यात्री आए थे, विदेशी यात्री, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले निकोलो कॉन्टी, इसका नाम कई बार पेपर में देखा गया है, निकोलो कॉन्टी। यह इटावली यात्री था, मतलब इटली से आया हुआ था। 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के शासनकाल में भारत आया था। निकोलो कोंटी ने ही विजयनगर काल में संग्रहित प्रचलित दास प्रथा के बारे में विस्तृत वर्णन किया है। इस समय दासों के क्रय विक्रय को वेश वग कहा जाता था। तो निकोलो कॉन्टी ये इटावली यात्री है, ये याद रखना। 1420 ईस्वी में देवराय प्रथम के दरबार में आता है और इसने दास प्रथा के बारे में वर्णन किया है। अब्दुल रजाक ये फारस का यात्री था जो 1443 ईस्वी में देवराय द्वितीय के समय में भारत आता है। देखिए देवराय प्रथम के समय में निकोलो कॉन्टी आए, फिर अब्दुल रजाक द्वितीय के समय में आए हैं। अब्दुल रजाक को खुरासान के सुल्तान शाहरुख ने अपना दूत बनाकर भेजा था। आगे यहाँ पर है बारबोसा, ये पुर्तगीज यात्री था जो कृष्ण देवराय के शासनकाल में भारत आया था। इसने विजयनगर काल में प्रचलित सती प्रथा का विस्तृत वर्णन किया है। तो बारबोसा ये पुर्तगाली यात्री, ये आप याद रखिएगा, और कृष्ण देवराय के दरबार में आया था। डेमिगो पायस ये भी काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में देखने के लिए मिलता है। डेमिगो पायस एक पुर्तगीज यात्री था जो 1520-22 के समय में कृष्णदेवराय के शासनकाल में भारत आया था। नूनीज नाम भी इम्पॉर्टेंट है। ये 1535-37 में एक पुर्तगाली यात्री है जो अच्युत देवराय के शासनकाल में भारत आया था। इसने भी तत्कालीन प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किया है। और सीजर फ्रेडरिक फ्रिट्ज ये भी पुर्तगाली यात्री है जो कि तालुकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर में आया था। देखिए पुर्तगाली इस समय ज़्यादा इसलिए आए हैं क्योंकि 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा आया था और उसके बाद फिर क्या होता है कि लगातार पुर्तगाली आते रहते हैं। तो इसी कारण इस समय जो ये समय चल रहा होता है ये सब यहाँ पर पुर्तगाली आते हैं। और ये मतलब सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में आते हैं क्योंकि भाई उनके आने का मतलब तरीका यही था, आपने देखा होगा। आप मतलब आगे पढ़ेंगे कि ये जो मतलब ये वाले तट पर आते हैं ये लोग यहाँ पर, है ना। तो इस वजह से सब साउथ इंडिया में आते हैं और दक्षिण भारत में पहले प्रवेश करते हैं। फिर आगे यहाँ पर देखिए और यात्रियों के बारे में बताया गया, जैसे एथेनेसियस
निकेतन, यह रूसी यात्री था जो घोड़े का व्यापारी भी था। 1470 से 74 के बीच बहमनी शासक मोहम्मद तृतीय के दरबार में आया था। निकेतन भारत में आने वाला पहला रूसी यात्री था। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहला रूसी यात्री जो भारत है वह भारत में गरीबी का वर्णन करने वाला पहला यात्री था और इसने साथ ही साथ भारत में गरीबी का वर्णन किया। तो दोस्तों ये मतलब क्लास रहा जिसमें हम लोगों ने विजयनगर साम्राज्य को संपन्न किया। अब अगली क्लास में हम लोग शाहमीर वंश की मत के बारे में समझेंगे। ठीक है, शाहमीर वंश ये कश्मीर में चलने वाला एक प्रमुख वंश होता है। यहाँ से भी कई बार पेपर में प्रश्न बनते हैं, तो एक एक करके विस्तार से सबके बारे में हम लोग समझेंगे। तो साथियों इसी प्रकार अगर आप कंप्लीट हिस्ट्री फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आरओ या फिर यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।